अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तक। सबसे पहले जिक्र दास्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दास्तक। पीआईए की तारीख का बदतरीन हादसा, मुसाफिरों से भरा तैयारा चंद सेकंड्स में जमीन बोस, मुताद्दिद जान से गए, दर्जनों जख्मी, हर आंख अश्कबार, हर दिल गमजदा। लैंडिंग गियर खराब हुआ या फिर इंजन जवाब दे गए? आनन फानन तैयारा कैसे हादसे का शिकार हो गया? पसे पर्दा वजूहात क्या हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और फिर हादसा हमेशा अपने साथ दुख, दर्द और विछोड़े लाते हैं, जबकि अपने पीछे तल्ख यादें छोड़ जाते हैं। अब तक हमने इन हादसात से क्या सीखा, ये भी आज के दस्तक में जानने की कोशिश करेंगे। हर आंख अश्कबार और हर दिल गमज़दा है। पीआईए की तारीख का आज एक स्याह तरीन दिन है, क्योंकि आज पीआईए का एक बदकिस्मत मुसाफिर तैयारा, जिसे लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरे 1.25 घंटे का वक्त गुजर चुका था, उस वक्त गिरकर तबाह हुआ कि जब वो लैंडिंग के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। जराये के मुताबिक जहाज और रनवे के माबैन 5 किलोमीटर का फासला था और सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर तैयारा एयरपोर्ट के करीब आबादी पर जा गिरा और गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 91 मुसाफिर और अमले के 7 अरकान सवार थे। जराये सिविल एविएशन का कहना है कि तैयारे में फनी खराबी पैदा हुई थी और लैंडिंग से पहले इसके पहिए नहीं खुल रहे थे, जिस पर परवाज को राउंड अप का कहा गया, लेकिन इस दौरान जहाज आबादी पर गिर गया। अब से कुछ देर पहले सीईओ पीआईए अरशद मलिक ने न्यूज कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि शकूक व शुबहात ना रखें, तहकीकात जारी और इस हवाले से जो भी होगा आवाम के सामने लाया जाएगा। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मेरे 2 पायलट इंतहाई होनहार पायलट, मेरे उनके जो सीनियर पायलट थे उनके वालिद साहब से अभी बात हुई, मैं उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। वालिद साहब ने फरमाया, बेटा हिम्मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो शहीद बेटा था और जाने से पहले वो अपने कुरान पाक की तलावत करते हुए गया और उसने मुझे भी मिल के गया और उससे अपने बच्चों से भी मिल के गया। जो दूसरा बेटा मेरा शहीद हुआ वो एक गैर शादीशुदा बेटा था, उसके मेरे भाइयों से, वालिदा साहबा से बात हुई। मुझे उनका हौसला देखकर यकीनन और भी हौसला हुआ है, लेकिन मेरे वो मुजाहिद और मेरे केबिन क्रू, 3 बच्चियां और 3 बच्चे जिन्होंने इस ड्यूटी की राह में अपनी कुर्बानी पेश की। फिर मेरा दिल अलमनाक है उन मुसाफिरों के लिए जो इस हादसे के बायस खालिक़े हकीक़त से जा मिले, और हमारा ईमान है कि वो सारे यकीनन शहीद हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, अल्लाह ताला उनकी आगे की मंजिल इंशाअल्लाह बहुत आसान फरमाएगा, उनके लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे एविएशन मिनिस्टर, मेरा एयर चीफ, मेरा आर्मी एनडीएमए के सरबराह, यहाँ के कोर कमांडर, गवर्नर सिंध और सारी एजेंसीज मेरे साथ हैं, पीआईए के साथ हैं, और हम सारे इस अलमनाक हादसे से इंतहाई रंजीदा हैं। सीईओ पीआईए अरशद मलिक की गुफ्तगू आपने सुनी है। वो कह रहे हैं तहकीकात होंगी और तहकीकात में जो भी होगा आवाम के सामने लाया जाएगा। इससे पहले भी बेशतर हादसात हो चुके हैं। तहकीकाती रिपोर्ट्स में क्या होता रहा और किस तरह फाइलों की नज़र होती रही, वो भी सबके सामने। उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदारान जो हैं वो सामने आएंगे और करार वाक़ई सज़ा भी होगी। पीआईए ने हादसे का शिकार तैयारे के मुसाफिरों की फहरिस्त भी जारी कर दी है, जिस फहरिस्त के मुताबिक मुसाफिरों में 51 मर्द, 31 खवातीन और 9 बच्चे शामिल हैं। और बड़े हैवी हार्ट के साथ, भारी दिल के साथ ये खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि तैयारे में सीनियर सहाफ़ी, चैनल 24 के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग, इंतहाई नफीस और मिलनसार इंसान अंसार नकवी साहब भी सवार थे। जब तक ये खबर हम तक पहुंची तो यकीनन उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था, उनका टेलीफोन बंद जा रहा था। दिन में रोज़ ही उनसे मुलाकात होती, उनकी रहनुमाई के अंदर हम ये प्रोग्राम भी आप तक पहुँचाते हैं, लेकिन आज जब उनसे रब्ता नहीं हुआ तो हमें ये भी ख्याल आया कि 4 या 5 मरतबा टेलीफोन के ऊपर तो रोज़ ही उनसे गपशप होती है, टेलीफोन भी बंद जा रहा था। बारकैफ जब घर से निकले तो उस वक्त उनका दिया हुआ एक कलम जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं मौजूद है, जो ये याद करा रहा है कि वो इंतहाई कलम दोस्त इंसान है, क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, एक मुस्तनद सहाफ़ी हैं और उन्होंने एक नाम मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बनाया। उम्मीद है कि वो जहाँ कहीं भी होंगे, हम भी उम्मीद करते हैं और आपसे भी दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि अंसार नकवी साहब अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हों और जल्द ही हम उन्हें वापस अपने आप में देख सकें, अपने अंदर मौजूद पा सकें। दूसरी जानिब बैंक ऑफ पंजाब के सदर
जफर मसूद का नाम भी तैयारे के मुसाफिरों की फहरिस्त में शामिल है। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद के हादसे में मुआवजाना तौर पर महफूज इतलात भी मौजूद हैं, वो सामने भी आ गए और ये खबर उम्मीद की एक किरण भी साबित हुई उन तमाम लोगों के लिए जो अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे और अभी भी अपने प्यारों की तलाश में जाए हादसा पर भी मौजूद हैं। अदर बदर देख रहे हैं कि कहीं कोई सबील पैदा हो सके, कोई मुआवजा हो सके और उनके प्यारे उनके सामने आ जाए। जफर महमूद कैसे हादसे में महफूज रहे, उन्होंने बात करते हुए क्या बताया, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जराये का बताना है कि सिविल एविएशन ने इस बात की तस्दीक की है कि पीआईए की परवाज 8303 का लैंडिंग से 1 मिनट कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया था। जहाज के पायलट और ट्रैफिक कंट्रोल टावर के दरमियान आखिरी राब्ते की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें तैयारे के पायलट ने एक इंजन फेल होने की इत्तला दी और उन्होंने मेडे की कॉल भी दी, जिसका मतलब हंगामी हालात होते हैं। ये आखिरी कॉल होती है जो पायलट की तरफ से दी जाती है, जिस पर पायलट को बताया गया कि तैयारे की लैंडिंग के लिए 2 रनवेज दस्तयाब है, जिसके बाद तैयारे का राब्ता मुनक़ता हो गया और फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह तैयारा जमीन बोस हो गया। तैयारे के पायलट की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपको दिखाते हैं। Climb 3000 Pakistan 8303. Sir, we have just give me 2000. Maintain 8303 most traffic showing 1898 feet. Copied, sir. We are now maintaining, trying to maintain, sir. And 8303 approach. Ji, sir. We have to be turning left. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. You are carrying on belly landing. Available to land at 25. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger, sir. Both runways available to land. तैयारे के कैप्टन ने कहा कि वी हैव लॉस्ट इंजन्स, जिससे तासुर मिला कि दोनों इंजन नाकारा हो गए, दोनों इंजन काम नहीं कर रहे थे। जिसके बाद क्या हुआ वो सब ने देखा कि वो तैयारा ज़मीन पर आ गिरा। इसके पसे पर्दा क्या वजूहात हो सकती हैं, यकीनन तहकीकात में सर्टेनिटी के साथ कहा जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर आपको बताएंगे। तैयारा गिरने से कबल करीब मौजूद रिहायशी इमारतों की छतों से टकराया, जिससे कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है और घरों की छतों पर भी आग लग गई। जबकि तैयारा गिरने के बाद इलाके में खड़ी गाड़ियों को आग लग गई। तैयारा गिरने की फुटेज भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि तैयारा अचानक से परवाज करते करते बिल्कुल ऐसे जमीन पर आ गिरा है जैसे परवाज करता हुआ कोई परिंदा गोली का शिकार हो, गोली का निशाना बने और फिर जमीन पर आ गिरे आनन फानन चंद सेकंड्स के अंदर। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे मलीर कैंट जाए हादसा पर मौजूद है दानियाल सैयद, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद आपके वक्त के लिए। इस वक्त आप जाए हादसा पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है, कितना चैलेंजिंग है मलबे तले अफराद को निकालना, और इस वक्त कौन कौन से इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए रेहान, बिल्कुल दोपहर में नमाज जुम्मा के बाद का ये वाक़या है। 2:10 और 15 के दौरान पीआईए का बदकिस्मत तैयारा जो था वो लैंड होने से चंद फासले मीटर्स पहले जो है रनवे से चंद मीटर्स पहले जो आबादी थी मलिर मॉडल कॉलोनी की, उनमें इस हादसे का शिकार हुआ है पीआईए का तैयारा। और जो इदारे के हुकाम है उनके मुताबिक जहाज़ के जो पायलट था उसने नहायत जितना भी वो कर सकता था उसने अपनी एक्सीलेंस दिखाई, और घरों के बीच में जो रोड होती है आम तौर पर उसके बीच में उसने जहाज़ रखा। जब मुकम्मल तौर पर उसने तमाम तरह अपनी हिकमत अमली अपना ली और उसके बाद जब उसे कोई और चारा नज़र नहीं आया पायलट को, तो उसने घरों के बीच में अपना तैयारा रखा ताकि तैयारा गिरे तो वो गली में गिरे, घरों को नुकसान ना हो। लेकिन अब तक रेस्क्यू का अमला जो है जिसमें पाक आर्मी के जवान, पाक रेंजर्स, सन पुलिस और दीगर जो रेस्क्यू के इदारों के रज़ाकार हैं वो इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। रात का वक्त है, पाक आर्मी के जो जवान हैं, जो ताज़ा दम दस्ते हैं, वो हैवी मशीनरी और टेक्निकल जो अमला है उसके तहत यहाँ पर पहुँचे हैं। कोशिश की जा रही है कि मलबे को फौरी तौर पर हटाया जाए और लोगों को निकाला जा सके, लाशों को निकाला जा सके। लेकिन मलबे तले से निकाला गया है?
जी देखें, जो अब तक अस्पताल, जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल और एक और निजी अस्पताल दारुल सेहत अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक इन अस्पताल में जो लाशें पहुंची हैं उनकी तादाद तकरीबन 40 के करीब है। ज़ख्मियों को भी पहुंचाया गया है जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। अब तक शनाख्त जो है वो सिर्फ मरने वाले 4 अफराद की शनाख्त हो सकी है। दूसरी जानिब जो ईदी फाउंडेशन के जो रज़ाकार हैं उनके मुताबिक उन्होंने 50 लाशें मॉडल कॉलोनी जाए हादसा से अस्पताल मुंतकिल की हैं और 4 लाशें जिनकी शनाख्त हुई उनको अस्पताल, जिन अस्पताल और सिविल अस्पताल के बाद ईदी सरखाने लाशों को मुंतकिल किया गया है। जो बदकिस्मत जो तैयारा था PIA का, उसके अंदर कई सरकारी इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। इसके अलावा सिक्योरिटी इदारों के भी आला अफसरान मौजूद थे जिनके बारे में मज़ीद तफसीलात भी मुमकिनात में से है कि अभी भी मलबे तले कुछ जिंदा बच जाने वाले लोग मौजूद हों। और फिर ये भी बताएगा कि जो डेड बॉडीज़ लेके जाई गई हैं हॉस्पिटल के अंदर या सर्द खाने में, उनकी हालत कैसी थी, यानी इंटेंसिटी आपसे जानना चाह रहे हैं कि हादसे की क्या थी और जो डेड बॉडीज़ लेकर जाई गई हैं वहाँ पर उनकी शनाख्त करना कितना मुश्किल दिखाई दे रहा है। और रेस्क्यू का अमला क्या कह रहा है कि इस वक्त भी क्या जिंदा बच जाने वालों के इम्कानात हैं मलबे तले मौजूद होने के? रेहान, बिल्कुल जो रेस्क्यू इदारों के जो आला अफसरान हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि बहुत क्रिटिकल हालत थी लाशों की जिन्हें मलबे से निकाला गया। शाम तक ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी रेस्क्यू इदारों की जानिब से कि शायद किसी ज़िंदा शख्स को भी निकाला जा सके जो जहाज़ हादसा हुआ। ताहम अब जो रेस्क्यू का अमला है, जो इदारों के हुक्काम हैं, उनका कहना है कि ऐसी उम्मीद अब नज़र नहीं आ रही है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से मलबा फौरी तौर पर हटाया जाए और जो भी अंदर इस मलबे के तले जो लाशें उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। लेकिन जितनी लाशें निकाली गई हैं रेहान, वो इंतहाई मस्कशुदा लाशें थी, जली हुई लाशें थी, उनकी शनाख्त भी नहीं हो सकी है। उसके लिए भी तहकीकात की जा रही है। तमाम तर जो कराची के अस्पताल हैं उनमें एमरजेंसी नाफिज की गई है। रेस्क्यू का अमला रात के अंधेरे में पाक आर्मी ने जो टेक्निकल जो तमाम तर जो इनकी टीमें हैं उनको तलब किया है। तमाम टीमें यहाँ पर पहुँची हैं। जाए वक़्वा के ऊपर घर हैं, बेशतर घर हैं जिनकी छतें मुतासर हुई हैं। कुछ घर हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं और इसके अलावा मुतादिद गाड़ियाँ हैं जिनको नुकसान पहुँचा है। जो ऐनी शाहिदीन है जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि नमाज़ पढ़ के जैसे वो निकल रहे थे तो एकदम धमाके की आवाज़ जो है वो सुनी गई और फिर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुँचे हैं मली मॉडल कॉलोनी में, वहाँ से मकामी अफराद ने भी रेस्क्यू किया है और कहा जा रहा था कि ये वो लोग हैं जो मकामी आबादी के लोग थे जो अपने घरों में मौजूद थे। तो ये बताइएगा कि इमारतों को किस कदर नुकसान पहुंचा जहां ये जहाज आके गिरा है और उसके बाद मकामी अफराद में से कितने ऐसे लोग हैं जो जान की बाजी हार गए हैं, कितने क्रिटिकल हैं, कितनों को रेस्क्यू कर लिया गया है? रेहान, क्योंकि जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद इलाका मकीन जो थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से लोगों को जो घरों में जो थे, क्योंकि जब जहाज़ गिरा तो उसका धुआं बहुत था, आग लगी हुई थी और एक अजीब कैफियत थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से रेस्क्यू अमल करें। लेकिन जो करीब में जो इमारतें थीं, जो उनमें रिहाइश पजीर जो अफराद थे, वो खौफ के आलम में घरों से बाहर आए, उनको भी चोटें लगी थीं और उनको ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और इसी असना में पाक आर्मी के जो ताज़ा दम दस्ते हैं, रेंजर्स अफसरान हैं, इसके अलावा पुलिस को और दीगर जो फलाही और समाजी इदारों के जो रज़ाकार थे वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद टेक्निकल तरीके से जहाज़ के मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। तकरीबन जो अहले इलाका है उनके मुताबिक जहाज़ जिन घरों पर गिरा उनमें से 20 ज़ख्मियों को जो है वो मुंतकिल किया गया, जिनमें से बेशतर की हालत तशवीशनाक है। जबकि मुझे बता दीजिएगा कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इसको देखकर और फिर रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक क्या बताया जा रहा है, कितनी देर में ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा, रैकेज को यहाँ से उठा लिया जाएगा और किस कदर हैवी मशीनरी इस वक्त इस्तेमाल की जा रही है जिसको देखकर बताया जा सके कि कितने घंटों के अंदर ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा? रेहान, क्योंकि मॉडल कॉलोनी जो इलाका है मैं आपको बताऊं कि काफ़ी गुंजान ये इलाका है और यहाँ से इन गलियों के अंदर हैवी मशीनरी को पहुँचाना जो है वो काफ़ी दिक्कत और मुश्किल काम है इदारों के लिए। लेकिन जो रेस्क्यू इदारे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं उनका कहना है कि तकरीबन 24 से 48 घंटे मज़ीद लग सकते हैं मलबे को हटाने के लिए। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इस तरीके से मलबा हटाया जा सके कि जो अंदर लाशें हैं, ये जो अफराद हैं उनको निकाला जा सके। इसीलिए रात के अंधेरे में भी
तमाम टेक्निकल जो अमला है पाक आर्मी का वो यहाँ पर पहुँचे हैं। लाइट्स लगाई गई हैं ताकि फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको जारी रखा जा सके और उसमें किसी किस्म का कोई रुक न सके रेस्क्यू ऑपरेशन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दानियल सैयद आपका। दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं। आबादी का इलाका है, गुंजानाबाद इलाका है, इसकी वजह से 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। दूसरी जानिब कराची के तमाम अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज है। कितने जख्मियों को अस्पताल लाया गया है, कितनी डेड बॉडीज अस्पताल लाई गई हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो अभी क्रिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर इरफान अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी आपका। बताएगा कि आप इस वक्त किस हॉस्पिटल में मौजूद हैं, कितने हॉस्पिटल्स में जख्मियों को लेकर जाया गया है, कितने क्रिटिकल बताए जा रहे हैं और कितनों की जो डेथ है उसकी तस्दीक हो चुकी है इंतजामिया की जानिब से? देखिए जी, बिल्कुल अब तक तकरीबन 57 अफराद ऐसे हैं कि जिनको कंफर्म किया गया है वजीर सेहत सिंध की जानिब से और जिना अस्पताल कराची की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर सीमी जमाली की जानिब से 57 अफराद कंफर्म इस वक्त तक हो चुके हैं। इसके अलावा 2 सिर्फ खुशकिस्मत ऐसे लोग थे कि जो इस वाकये के अंदर जिंदा बच गए थे और फिर एक को फौरी तौर पर दारुसेहत अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जबकि दूसरे शख्स को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल किया गया था, जो अब जो है वो मुकम्मल जो खतरनाक सूरत हाल थी उससे बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। ताहम जो यहाँ वजीर सेहत से हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, उनका कहना था कि इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है और ये तकरीबन मजीद जो है वो 24 बताएगा कि अस्पतालों में इस वक्त कितने लोग ऐसे जो क्रिटिकल हैं और जिनके बचने की उम्मीद जो है वो इंतजामिया की तरफ से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से बताई जा रही है? देखें जी, इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 16 अफराद जो है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर, दारुसेहत हॉस्पिटल था, CMH हॉस्पिटल था, इसी तरीके से सिविल अस्पताल था और जिना अस्पताल कराची था, यहाँ पर लाए गए थे। ताहम डॉक्टर इस वक्त भी कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम जो अफराद हैं इनकी जिंदगियां बचाई जा सकें। ताहम जो सूरत हाल दिन भर रही वो हमने देखा कि जो फैमिली थी वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रही। कभी वो अपने प्यारों की तलाश में सिविल अस्पताल जाते, कभी जिना अस्पताल जाते और जाए वकुआ पर भी जो रेस्क्यू इदारे थे वहां पर भी उन्होंने मालूमात लेते रहे। ताहम सबसे बड़ी जो चीज हमने आज देखी यहाँ इस हादसे में कि जो डेड बॉडीज यहाँ पर लाई गई थी उनके अंदर औरत और मर्द का फर्क बिल्कुल खत्म हो चुका था, कुछ भी वाज़ेह नहीं हो रहा था और जो इंतजामिया उनका यही कहना था कि जब तक इनका DNA नहीं होता उस वक्त तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कि उनकी शनाख्त नहीं की जा सकती। तब जब तक ये अमल मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं होता, क्योंकि जो जहाज के अंदर सवार लोग थे वो हादसे का शिकार हुए थे। अच्छा, मुझे मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि लवाहिकीन जो बहुत ज्यादा परेशान है, वो फैमिलीज जो अपने प्यारों को लेने के लिए बहुत परेशान है, उनकी हेल्प के लिए, उनकी मालूमात के लिए इंतजामिया की तरफ से इन हॉस्पिटल्स के अंदर क्या इकदाम देख रहे हैं आप? देखिए कि अभी तक कोई इस तरह का काउंटर तो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं बनाया गया था, ना तो जिना अस्पताल के अंदर कोई काउंटर बनाया गया, ना ही सिविल अस्पताल के अंदर कोई काउंटर बनाया गया। इसी तरीके से दारुसेहत में भी कोई काउंटर नहीं था। लेकिन जिना अस्पताल के अंदर हमने देखा कि जो मुख्तलिफ जगहों पर लिस्टें लगा दी गई थी ताकि अगर कोई अपने प्यारों की तलाश के अंदर वहां पहुंचता है तो ऐसी सूरत में जो दीवार के ऊपर लगी हुई लिस्ट है उसके अंदर उसके नाम देखे जा सकें। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त भी मुतादिद डेड बॉडीज ऐसी है कि जिनकी शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी और जब तक इनका मुकम्मल DNA नहीं इनका किया जाता उस वक्त तक इनकी शनाख्त नहीं होगी और उस वक्त तक इनकी जो मैयत है वो इनके प्यारों के हवाले भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी आपका। हमारे रिपोर्टर इरफान अब्बास मौजूद थे और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ये हादसा क्यों कर पेश आया? क्या जहाज़ में पहले ही से कोई तकनीकी खराबी मौजूद थी? क्या PIA अमले की गफलत थी? पसे पर्दा वजूहात क्या है? शायद यकीन के साथ कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, मगर जहाज़ के ब्लैक बॉक्स से जुड़ी हुई कुछ अहम बाकियात मिली हैं उस रैकेट से जिनसे तहकीकात में मदद मिल सकती है। तर्जुमान PIA बता रहे हैं कि ये ज़ेर इस्तेमाल था एयरबस A320 तैयारा, ज़्यादा पुराना नहीं था और इसकी उम्र तकरीबन 10 से 11 साल थी और तैयारा मुकम्मल मेंटेन्ड था, लिहाजा तकनीकी खराबी के बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। हादसा किस नौयत का है, मतलब जिस नौयत का हादसा दिखाई दे रहा है उसमें इंजन फेल हो जाना, बैक वक्त तैयारे के दोनों इंजन का फेल होना, यकीनन दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। बहुत सारे क्वेश्चन जहन के अंदर उभरते हैं, बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं, उन सवालात के जवाब लेने की कोशिश कर देंगे। पसे पर्दा वजूहात जो पॉसिबिलिटीज है वो जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। ये तैयारा हादसा, बदकिस्मत तैयारा जो हादसे का शिकार हुआ है, इसके पसे पर्दा वजूहात क्या है, यकीनन कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। जैसे CEO PIA भी कह रहे हैं कि इस हवाले से जो कयास आराइयाँ की जा रही हैं और शकूक शुबात मौजूद हैं, वो शकूक शुबात नहीं होने चाहिए। एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है जो इस हादसे की तहकीकात करेगी और उसके बाद बताया जाएगा कि इसके पीछे वजूहात क्या थी। सर्टेनिटी के साथ, यकीनियत के साथ तभी कुछ चीज़ें कही जा सकती है। ताहम अभी कुछ स्पेकुलेशंस जारी हैं। इंजन का फेल हो जाना या लैंडिंग गियर का ना ओपन होना, तैयारे के व्हील्स का ओपन ना होना, फिर लैंडिंग के लिए रनवेज का मौजूद होना, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिससे बहुत से सवालात ज़हन में उभरते हैं। इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी पाल्पा और एयरबस 320 के पायलट कासिम कादिर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन कासिम कादिर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे इजहार ताज़ियत करेंगे कि आज जो अलमनाक हादसा हुआ है उसमें आपके अपने कलीग्स, PIA का स्टाफ जान की बाजी हार गया है। कासिम कादिर साहब, बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं कि हादसा किस तरह से पेश आया। बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि जब कंट्रोल टावर की तरफ से कहा जा रहा था पायलट को कि आपके लिए 2 जो है इस वक्त लैंडिंग्स तैयार हैं, सेफली लैंड कर सकते हैं, तो फिर पायलट ने क्यों एक और राउंड लेना मुनासिब समझा। बहुत सारे सवालात हैं जो इंसानी जहन में आते हैं। यकीनन सर्टेनिटी के साथ तो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, तहकीकात में बातें सामने आएंगी। लेकिन जब कंट्रोल टावर से कम्युनिकेशन हो रही थी और उस वक्त 2 जगह पर लैंडिंग हो सकती थी, अवेलेबल स्लॉट्स थी, तो फिर एक राउंड क्यों लिया गया? ये मेरा ख्याल आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप खुद कैप्टन हैं एयरबस 320, खुद आप उड़ान भरते हैं उसकी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया ताज़ियत करने का। और इस वक्त हम सब बहुत गमज़दा हैं, बहुत कीमती जानें चली गई हैं इस हादसे में। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये कोई भी पायलट या कप्तान या फर्स्ट ऑफिसर अगर लैंड कर सकता हो तो वो लैंड ना करे, ये बिल्कुल बेमानी बात है। उनके जो अभी तक जो नजर आ रहा है इस वक्त, पहली बात तो ये है कि बहुत जल्द है किसी भी नतीजे पे पहुंचना। अभी बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, NTSB इन्वॉल्व होगी, SIP इन्वॉल्व होगी, सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड। और इस वक्त जो अभी जो नुमाया हो रहा है वो ये है कि पहले ही इनके व्हील्स नहीं, यानी कि लैंडिंग गियर नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने एक राउंड, जिसको आप कह रहे हैं, इसको गो राउंड कहते हैं, राउंड लगाने की ताकि इस मसले का हल निकाला जाए। और उस हल निकालने के अंदर इनके दोनों इंजन जब ये 2-2.5-3 हज़ार फुट की बुलंदी पे दोबारा चढ़ गए इस मसले का हल निकालने के लिए, तो उसमें इनके दोनों इंजन फेल कर गए। जब एक जहाज के दोनों इंजन फेल कर जाएं तो उसके बाद उस जहाज का हादसे से बचना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। एक इंजन पे जहाज फिर भी परवाज कर सकता है, लेकिन 2 इंजन जब फेल कर जाएं और आप जमीन के इतने करीब हों तो बचना बहुत ज्यादा दुश्वार हो जाता है। अच्छा कासिम कादिर साहब, बेहतर तो बता सकते हैं कि एयरबस 320 के अंदर कितनी किस्म की सेफ्टीज होती हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि वो गो राउंड उन्होंने इस वजह से किया कि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुल पा रहा था या उस वक्त जहाज के व्हील नहीं ओपन हो रहे थे, तो 2 रनवेज अवेलेबल थे। अगर वो व्हील्स ओपन नहीं हो रहे थे, इस सूरत में क्या कोई और दूसरा रास्ता, कोई और सेफ्टी हो सकती है कि आप लैंड कर सके? नहीं, इस वक्त अगर आप जो ये बेली लैंडिंग की एक बात हो रही थी, बेली लैंडिंग जो है वो भी तकरीबन एक क्रैश ही होता है, क्योंकि जब जहाज के व्हील नहीं खुले तो पायलट की कोशिश यही होती है कि वो इस चीज को सही करे और दोबारा उसके अंदर मैनुअल एक्सटेंशन और ये चीजें होती हैं जिससे आप व्हील खोल सकते हैं। अगर हाइड्रोलिक्स में कोई मसला आ गया या उसका लैंडिंग गियर यूनिट होता है, कंप्यूटर इन जदीद जहाजों में बहुत लगे हैं, किसी में कोई मसला आ गया तो आप कोई और जरिया इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से इन्होंने ये दोबारा गो राउंड किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके दौरान 2 इंजन चले गए। जो मसला आया है आखिर में वो 2 इंजन जाने का है। ये 2 इंजन क्यों गए ये अभी किसी को नहीं पता। हो सकता है कि परिंदे बहुत गिरदो नवा में उड़ रहे होते हैं, शायद कोई परिंदे इंजन के अंदर सकिन हुए हैं जिसकी वजह से 2 इंजन फेल हो गए। लेकिन जब एक दफा 2 इंजन फेल हो जाए तो जहाज बहुत ज्यादा ग्रेव इमरजेंसी में आ जाता है और उसके बाद उसका बचना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। कासिम साहब, हमने ये सुना है कि एक इंजन अगर अवेलेबल हो तो उस वक्त भी आप सेफली लैंड कर सकते हैं, लेकिन बैक वक्त दोनों इंजन्स का फेल हो जाना, जैसा कि हमने ऑडियो के अंदर भी सुना है कि जो जहाज के कप्तान थे वो टावर को बता रहे थे कि इस वक्त दोनों इंजन्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, काम करना छोड़ गए हैं। तो बैक वक्त दोनों इंजन्स का फेल हो जाना अमूमन ये कब हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटीज है कि कब दोनों इंजन्स बैक वक्त फेल हो जाते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि वो जो आवाज आप सुन रहे हैं वो को पायलट की है, फर्स्ट ऑफिसर साहब की है। और 2 इंजन मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर परिंदे हैं गिरदो नवा में, इंजन जेट इंजन हवा
अपने आसपास की स्टकिंग कर रहा होता है जब वो चल रहा होता है। अगर कोई परिंदे आसपास उड़ रहे हैं तो वो उसके अंदर सकिन हो सकते हैं और उसकी वजह से इंजन फेल, बल्कि इंजन में आग भी लग सकती है, जो कि तस्वीरों से भी नुमाया हो रहा है कि दोनों इंजन के नीचे काला सारा जो निशानात हैं वो चांसेस ये हैं कि आग लगी थी। इस वक्त तो ये बहुत जल्द है, इन्वेस्टिगेशन अभी हुई नहीं है, हम सिर्फ एक स्पेकुलेशन कंजेक्चर कर सकते हैं। मगर इसका हमेशा जब भी कोई क्रैश होता है उसका एक चेन ऑफ इवेंट्स चलता है, एकदम जहाज चलते चलते गिर नहीं जाता, तो एक चेन ऑफ इवेंट चलता है और उसके नतीजे में हादसा होता है या नहीं होता। जब आप मेडे कॉल देते हैं इसका मतलब है कि अब जहाज तकरीबन डिजास्टर की तरफ जा रहा है और अब उसका बचना मुश्किल है। उससे पहले एक कॉल होती है पैन की कॉल पायलट तब देते हैं जब कोई मसला हो गया होता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट, लेकिन उस वक्त उसको ये महसूस हो रहा होता है कि मैं इस मसले के ऊपर काबू कर लूंगा और मैं बच जाऊंगा और जहाज को बचा लूंगा। जब वो मेडे की कॉल देता है इसका मतलब है अब उसको अपने सामने एक डिजास्टर नजर आ रहा है। तो मेडे की कॉल का मतलब भी ये होता है कि अब वो चीजें कंट्रोल से बाहर निकल गई हैं और अब डिजास्टर से बचना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है कासिम, जैसे आप कह रहे हैं कि चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं और मेडे की कॉल जो है वो आखिरी कॉल होती है, इमरजेंसी कॉल होती है, और उससे पहले जो आप कह रहे हैं वो कॉल हमें सुनाई नहीं दी, यानी इसका मतलब है कप्तान की तरफ से अचानक जो है उसको इमरजेंसी दरपेश हुई है जिसके बाद ये कॉल देना पड़ी। और हमने फुटेज के अंदर भी देखा है कि जहाज आनन फानन चंद सेकंड्स के अंदर ऐसे जमीन बोस हुआ है जैसे परिंदा शूट होने के बाद जमीन पर आता है। तो इसका मतलब ये इमरजेंसी जो है वो अचानक से हुई, क्योंकि अगर चेन ऑफ इवेंट्स होते, कोई सिग्नल जनरेट होता तो यकीनन टावर तक भी खबर पहुंचती और उसके लिए मुमकिन इकदाम किए जाते। तो ये अचानक से हुआ। जी जनाब, देखें, जब आप ये लेट सपोज कि ये 35,000 फुट में 2 इंजन चले जाते तो तब आपके पास बहुत टाइम है कि आपने अभी ग्लाइड करते हुए नीचे आना है। ग्लाइड भी आप जरा ज्यादा तेज स्पीड पे करेंगे क्योंकि आपके इंजन नहीं है, लेकिन आप उस वक्त 35,000 फुट पे हैं। इस वक्त आप सिर्फ 2-2,500 फुट पे हैं जमीन पे, आपके पास कोई वक्त ही नहीं है, आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत कम हो गया और आप जमीन की तरफ आते जा रहे हैं क्योंकि आपके इंजन में पावर नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है। उन्होंने कोशिश की है मुड़ के आने की, लेकिन जहाज तेजी से जमीन की तरफ आ रहा है। उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने शॉर्ट टर्न लिया है और कोशिश की है कि रनवे तक आए, चाहे व्हील्स नहीं निकले, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके पास बस वक्त बहुत कम है जब आप जमीन के इतने करीब हैं। मैं आपको साथ ये भी बताता चलूं कि ये जो कप्तान साहब थे कैप्टन सज्जाद गुल, इनके 24 साल का एयरलाइन का एक्सपीरियंस है, 17,000 से ज्यादा टोटल घंटे हैं और इस एयरबस 320 पे उनके 4,700 घंटे हैं एज अ कैप्टन, और वो पिछले 6 साल से ये जहाज उड़ा रहे हैं। तो ये उनकी कोई पहली या दूसरी या चौथी या 5वीं फ्लाइट नहीं है, वो बहुत एक्सपीरियंस कप्तान थे। तो जाहिर है जहाज में कोई मसाइल शुरू हुए हैं जो बढ़ते चले गए हैं और फिर ये दोनों इंजन फेल कर गए हैं और उसके बाद बचना और बचाना एक बहुत मुश्किल काम है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक इतने एक्सपर्ट और एक इतने एक्सपीरियंस्ड पायलट को भी हमने खोया है, जो बहुत अफसोसनाक बात है। पीआईए के लिए भी बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, पूरी कंट्री के लिए इस वक्त एक गम का सा समा है, हर दिल गमजदा है, हर आंख अश्कबार है। अब ये बताइएगा कि जिस वक्त ये हो रहा था, जब ये सिचुएशन उभरी है, तो उस वक्त क्या ऐसा भी मुमकिन है कि इससे पहले ये जो एयरबस 320 है ये वेल मेंटेन्ड ना हो, या टेक्निकल इश्यूज पहले से ही मौजूद हों, या इसको उस तरह से लुक आफ्टर ना किया गया हो? ऐसा भी हो सकता है, ये भी मुमकिनात में से? जी बिल्कुल, ये भी मुमकिन है। हम अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक टेक्निकल लॉग होती है हर जहाज की जो मेंटेन होती है हर फ्लाइट से पहले, उसके अंदर जो मसाइल होते हैं वो पायलट्स लिखते हैं, फिर उसकी इंजीनियर उसको उसकी रेक्टिफिकेशन यानी कि उनको ठीक करते हैं और फिर ये सिलसिला चलता रहता है और उसके बाद ये जाता है। लेकिन जहाज की परवाज की जाती है जिसकी कोशिश जाहिर है हर पायलट की ये कोशिश यही होती है कि वो जहाज ये परवाज को ज्यादा से ज्यादा सेफ बनाए, क्योंकि उसकी जान, इतने सारी कीमती जाने, $1 अरबों का जहाज, ये सारी चीजें उसके अंदर उसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हवा में उसके पास ना कोई इंजीनियर है, ना कोई चेयरमैन है, कोई भी नहीं है, वो है अकेला, वो जहाज है और उसका अल्लाह है। ठीक है, तो ये चीजें समझना जो है ये बड़ा जरूरी है और उसके पास वक्त कम है जब एक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कासिम साहब, कुछ इतलात के मुताबिक 30 सेकंड्स पहले ये हुआ, कुछ इतलात ये है कि 1 मिनट पहले हुआ, यानी सेकंड्स की गेम है और सेकंड्स के अंदर अंदर ही इतना बड़ा तैयारा एयरबस 320 जमीन बोस हो गई, शहरी आबादी के ऊपर आ गिरी। अच्छा, सिविल एविएशन इंतजामिया कितनी रिस्पॉन्सिबल है कि एक तो शहरी आबादी के ऊपर गिरी, वहां पर बहुत सारे मकानात भी जल गए, जो गाड़ियां मौके पर मौजूद थी वो भी जल गई, जानी नुकसान भी हुआ है। तो लैंडिंग एरिया के करीब, रनवे के करीब, यानी 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर इतनी बड़ी शहरी आबादी होना, ये किसकी गफलत है? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसमें?
देखिए, हमारा मुल्क की आबादी बहुत ज्यादा है। वैसे कोशिश यही की जाती है कि जो भी एयरपोर्ट बनाए जाएं वो आबादी से दूर बनाए जाएं, और बहुत सारे हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं जहां वो आबादी से, शहर से दूर हट के होता है। आपने भी देखा होगा, यहाँ अब जहाँ एयरपोर्ट हमारा बिल्कुल आबादी के अंदर है, तो जाहिर है वो इस तरह का हादसा होना जिसके ऊपर आबादी पे जहाज जा गिरे, उसके चांसेस ऑफ कोर्स बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि जो परिंदे गिरदो नवाह में उड़ते हैं सही एयरपोर्ट पे, ये परिंदों की मारने के लिए गन शूटर्स होते हैं, बर्ड शूटर होते हैं, जो ये परिंदे मारते हैं। क्योंकि परिंदा, ये जो नॉर्मल लेमैन है वो ये नहीं समझ सकता कि परिंदे जब उड़ रहे होते हैं लैंडिंग के करीब, टेक ऑफ के करीब, तो वो बहुत बहुत खतरे का बायस बन सकते हैं। और अगर, अभी मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन अगर ये परिंदे दोनों इंजन में चले गए हैं और उसकी वजह से इंजन फेल हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये इस चीज का ख्याल नहीं रखा गया। अच्छा कासिम साहब, इससे पहले 2016 के अंदर भी पीआईए का एक तैयारा जो है वो हादसे का शिकार हो गया था। उसमें भी तकरीबन 47-48 लोग जान की बाजी हार गए थे। तमाम मामला उसमें वो जहाने फानी से कूच कर गया था। अब एक और इतना बड़ा हादसा हुआ है जहां आप बता रहे हैं कि अरबों रुपए का जहाज होता है, वही यानी इंसानी जान की तो अब कोई कीमत नहीं चुका सकता है, इंसानी जानें गई हैं इसके अंदर। तो बताइएगा कि ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड जो रैकेज के अंदर से कुछ चीज़ें मिल रही हैं, उससे तहकीकात में कितनी पेशरफ्त हो सकती है? क्योंकि इससे पहले जो हादसा हुए हैं तहकीकात कोई नतीजा खेज साबित नहीं हुई। अब आपको कितनी तवक्को है, क्या इम्कानात है कि वाकई ये नतीजा खेज साबित होंगी और जो इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनको करार वाकई सजा भी होगी? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम भी उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट कभी नहीं मिली 661 की, जो चित्राल से जहाज आ रहा था। और उसके अंदर भी हमें बहुत शुबा भी क्या, तकरीबन यकीन है कि जहाज में फनी खराबी आई थी जिसकी वजह से वो हादसा पेश आया। और अभी तक उसकी रिपोर्ट जो है वो सही तरीके से शाया नहीं की गई, जिसका हमें बहुत अफसोस है। और हम बार बार यही बात करते आते हैं पैल्पा का और ज्यादा पायलट्स और उनका, क्योंकि उनकी जानें इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं कि सबसे पहले सेफ्टी से ऊपर कोई चीज नहीं है। आपने परवाज को सेफ बनाना है और बाकी चीजें उसके बाद आती हैं कि क्या आपका सीट लोड है, आप कितने पैसेंजर ले जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं उसके बाद आती हैं। जान है तो जहान है, तो सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज आप कर ही नहीं सकते। और हमारा शुरू से ये बार बार कहना है कि सेफ्टी के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और अब ये चीज नुमाया हो गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम कादिर साहब आपका। ज्वाइंट सेक्रेटरी पाल्पा कासिम कादिर हमारे साथ मौजूद थे और ह्यूमन माइंड के अंदर जो क्वेश्चंस उभरते हैं उनका जवाब मेरा ख्याल है कि आप तक पहुंच चुका होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीआईए की तारीख में ये कोई पहला हादसा नहीं है। इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात पहले भी हो चुके हैं जिसमें कई जानें जा चुकी हैं, बहुत नुकसान हो चुका है, भारी माली नुकसान भी पीआईए को पहुंचा है। इससे पहले जो इंक्वायरी कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की गई, उन कमेटीज की फाइंडिंग्स क्या रही और वो कितनी नतीजा खेज साबित हुई, इस बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हादसात हमेशा अपने साथ दुख, दर्द और विछोड़े लाते हैं, जबकि अपने पीछे तल्ख यादें छोड़े जाते हैं। पीआईए तैयारा हादसा आज से 4 बरस पहले साल 2016 माह मुकद्दस में ही होने वाले उस दिल खराश हादसे के जख्म भी ताज़ा कर रहा है कि जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के शहर चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला मुसाफिर तैयारा हवेलिया के करीब गिरकर तबाह हो गया और इस पर सवार तमाम 48 अफराद जान की बाजी हार गए थे। परवाज PK 661 की रवानगी का वक्त 3:30 था, जबकि इस्लामाबाद आमद का वक्त 4:40 था। हादसे का शिकार होने वाले मुसाफिर जहाज में 42 मुसाफिर, अमले के 5 अरकान और 1 ग्राउंड इंजीनियर सवार था, जबकि मुसाफिरों में 31 मर्द, 9 खवातीन और 2 शीरखार बच्चे भी शामिल थे। जाबाक होने वालों में मशहूर गुलकार और नात ख्वान जुनैद जमशेद भी शामिल थे। यह अमर वाकई काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन समेत पाकिस्तान की निजी एयरलाइंस भी महफूज फ़ज़ाई सफ़र के लिए काबिल भरोसा नहीं है। एयरलाइन सेफ्टी के हवाले से एक तकाबली जायजे में यह बात सामने आई है कि पीआईए तसलसल के साथ मुसलसल एयरलाइन सेफ्टी के मयार पर पूरा उतरने में नाकाम रही है और यह दुनिया की सबसे पुरखतर एयरलाइंस में से एक है। आदाद शुमार इस अमर पे गवाह है कि पीआईए दुनिया की बदतरीन तीसरी फ़ज़ाई सर्विस है। पीआईए के 67 हादसात में अब तक 1067 अफराद जाबहक हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीआईए के दबाव पर ATR तैयारों को परवाजों की इजाज़त मिली। अथॉरिटी ने सितंबर 2016 में ATR तैयारों पर पाबंदी लगाई
ओवरहॉलिंग के बाद PIA के दबाव पर इन तैयारों को परवाज की इजाजत दे दी गई। इसके बावजूद ये तैयारे साहिली और गर्द आलूद इलाकों के लिए खतरनाक करार दिए जा चुके हैं। आदाद-ओ-शुमार जो हम आपको बयान कर रहे हैं ये मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे किए गए हैं और यकीनन क्रेडिबल सोर्सेज से लिए गए हैं। अहम सवाल ये उठता है कि ऐसे कौमी हादसात के मुतअद्दिद वाक़यात रूनुमा होने के बावजूद फ़ज़ाई सफ़र के लिए कोई महफूज पॉलिसी क्यों नहीं बन सकी है। और इससे कबल भी भूजा एयरलाइन हो, एयर ब्लू हो, इस्लामाबाद में फ़ज़ाई हादसात का शिकार हो चुकी हैं, जबकि PIA की लंदन के लिए इफ्तिताही परवाज़ भी बैरूत में लैंडिंग के दौरान ही तबाह हो गई थी, जिसमें सवार तमाम मुसाफिर जाबाक हो गए थे। जाबाक होने वालों के ख़ानदानों के साथ हर साहिब दर्द इजहार हमदर्दी ज़रूर करता है, जबकि हमारी हुकूमतें रिवायती ताज़ियती बयानात के साथ साथ फ़ीकस लाश की कीमत लवाहिकीन को अदा करके नए हादसात तक बरियो जमा हो जाती हैं, बिल्कुल उससे उदा बरा हो जाती हैं। यह अमर वाकई काबिल अफसोस है कि ऐसे हादसात में इंसानी गलती के एहतमाल, फनी और मौसमी खराबियों का तस्करा करके और तकनीकी पहलुओं को ज़ेर बहस लाकर गम को वक्त की धूल में गुम कर दिया जाता है, जबकि हमेशा रेलवे और फ़ज़ाई हादसात के इदारा जाती जिम्मेदारों को क्लीन चिट दे दी जाती है, क्लियर कर दिया जाता है, और यही अमर माशरती अलमिया भी है। अब सवाल तो ये भी है कि क्या PIA की परवाज़ PK 8303 की तहकीकात, जो हादसे की तहकीकात हो रही हैं, और CEO PIA अरशद मलिक यकीन दहानी करा रहे हैं, क्या ये तहकीकात भी नतीजा खेज साबित होंगी या मामला फिर से फाइलों में दबा दिया जाएगा? क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।